देखिए 53 टेस्ट हम ज़ूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 90 ले रहा हूँ। टेस्ट नंबर 53 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने इसको लिखा हुआ है। अब देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं टेस्ट नंबर 53 की। तो देखिए 90 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 90th यानी लास्ट क्वेश्चन, किस तरह का इसमें मिस मैच को पहचानना है। डिजीज़ और उसका टेस्ट बिल्कुल मैच कर रहा है, एड्स और एलिज़ा मैच करते हैं। फाइलेरियसिस वुचेरिया इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये हमें पता है, बिल्कुल सही है। मलेरिया एनोफ्लीस ये इसका कॉजेटिव एजेंट है, ये गलत लिखा है। कॉजेटिव एजेंट हमें ध्यान रखना है मलेरिया के लिए, ये एनोफ्लीस नहीं है। एनोफ्लीस क्या है, ये मलेरिया का एक वेक्टर है बस। तो मलेरिया के लिए एनोफ्लीस एक वेक्टर का काम करता है, ठीक है। तो एनोफ्लीस यहाँ पर ये मिस मैच हो गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गई। इसके बाद रिंग वॉर्म है, ड्राई स्केली लीजन्स ऑन स्किन, हमें पता है रिंग वॉर्म ट्राइकोफाइटॉन माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटॉन इसकी वजह से डेवलप होते हैं, है ना। मॉइस्ट स्किन पर स्किन की क्वालिटी जहाँ पर लूज़ करती है वहाँ पर ये डेवलप होते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 89 एनसीईआरटी बेस्ड है। कितने रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हमारे वर्ल्ड में अभी तक हम उसको अप्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो याद रखना एनसीईआरटी का ही ये फिगर है 30, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वही हमें भी याद रखना है। तो 30 मेडिसिन को अभी तक अप्रूव किया जा चुका है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 ये भी इसी बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर का है। ह्यूमिलिन क्या है। ह्यूमिलिन एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया ई कोलाई से सिंथेसाइज इंसुलिन है। तो ह्यूमन इंसुलिन को ह्यूमिलिन बोला गया है। तब इसको सी पेप्टाइड को रिमूव करके एक्टिव फॉर्म में ही ई कोलाई बैक्टीरिया से हमने बनाया है। तो बिल्कुल ठीक है, ये वाली ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ह्यूमिलिन क्या है, ये एक हमारे लिए जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी। देखो फिर से कि ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट। देखिए नेगेटिव क्वेश्चन आता है तो आपको उसको हाईलाइट करना है। नॉट के अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ेगा। नॉट द एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, डिटेक्शन ऑफ वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कर सकते हैं क्या। फिर उसके बाद बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशंस इन जीन्स बिल्कुल सही पहचान सकते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इससे कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज सिंथेसाइज अगेंस्ट पैथोजन। एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोटीन है। आप देखिए ध्यान से, इसमें जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, तो इन तीनों में जेनेटिक मटेरियल है, जबकि यहाँ पर प्रोटीन को यानी एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज करना है, एंटीबॉडीज़ को पहचानना है। तब एंटीबॉडीज़ को पहचानने के लिए हम एलिज़ा वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया कि हम पीसीआर का एंटीबॉडी डिटेक्शन में कोई रोल नहीं देख सकते। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 86 बायो रिएक्टर्स। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का है बायोटेक्नोलॉजी का। बायो रिएक्टर्स हैव फोम कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ये भी होता है, ठीक है। तो ये तो सही है। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम बिल्कुल, ऑक्सीजन बबल्स होते हैं। पीएच कंट्रोल सिस्टम मस्ट है, नहीं तो कल्चर नहीं होगा। तो ये सारे के सारे सिस्टम इसके अंदर होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, 79th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्ड टू स्टेटमेंट ए एंड बी। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर
कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, बिल्कुल सही है। लैब की वजह से ही मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो पाता है। लैब क्रिएट्स एसिडिक मीडियम नेसेसरी टू कोगुलेट्स एंड फुली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। तो देखिए, लैब लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है कब? जब मिल्क को वो पार्शली डाइजेस्ट करता है और उससे एसिडिक मीडियम बनता है। तब मिल्क का फुल डाइजेशन फिर भी नहीं हो पाता। हाँ, ये हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस को परफेक्शन पर लाता है। तो जो ऑप्शन बी है वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गई, ऑप्शन बी रॉन्ग हो गई। तो आंसर सी जो है वो इसका ये करेक्ट है कि ए इज़ करेक्ट, बी इज़ इनकरेक्ट। देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, फिर से हमें मिस मैच को पहचानना है। तो देखिए, क्लेमाइडोमोनास ज़ूस्पोर्स बनाता है, पेनिसिलियम कोनिडिया बनाता है, अमीबा बाइनरी फ्यूजन करता है, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रा जेम्यूल नहीं बनाता, जेम्यूल फॉर्मेशन ये स्पॉन्जेस करते हैं, और उसमें भी याद रखना है आपको फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस ये करेंगे। तो ये मिस मैच हो गया, तो इसलिए इसको हम करेक्ट आंसर ले रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 ये हर्शे एंड चेज का ये बॉटनी का क्वेश्चन है, ये मेरे पास गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है बिल्कुल। पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन, बिल्कुल सही है। जोना पेल्यूसिडा, जोना ग्लोमेरुलोसा फॉर्म्स द इनर लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। जोना ग्लोमेरुलोसा तो आउटर मोस्ट है, अंदर वाली जो है वो रेटिकुलरिस है। तो ये वाला जो है वो रॉन्ग हो गया। तो एक स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। देखो, याद करो, हम बात कर रहे हैं ग्लैंड का नाम है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो इसके अंदर 3 अलग अलग जोन्स होते हैं। बीच में मेड्यूला होता है, सबसे बाहर की तरफ ये कहलाता है जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर उसके बाद जोना फेसिकुलेटा। फिर सबसे अंदर वाला ये कहलाता है जोना रेटिकुलरिस। ये 3 जोन है। तो ये इनर मोस्ट हो गया, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम नाम देते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर आपको याद हो तो मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। ये सारे सीक्रेशंस कलेक्टिवली कॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। ये सब के सब कैसे हैं? स्टेरॉयडल नेचर के हार्मोन हैं। तो ये सब स्टेरॉयडल हार्मोन है, कॉर्टिकॉइड्स के नाम से ये जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये इनरमोस्ट जोना रेटिकुलरिस है। स्टेटमेंट में लिखा है इनरमोस्ट जोना ग्लोमेरुलोसा है। जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर मोस्ट होता है ना, ये आउटर है। तब एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 57 पर आते हैं। इनकरेक्ट मैच को पहचानना है। एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से निकालता है क्या? निकालता है। जोना ग्लोमेरुलोसा अभी मैंने आपको बताया था, उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स 2 और 2 4 लोब्स में प्रेजेंट है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्रेटिनिज्म कॉज करता है बच्चों में। थाइमोसिन स्टेरॉयडल हार्मोन है? नहीं,
थायमोसिन, ये प्रोटीन नेचर का हार्मोन है, पेप्टाइडल नेचर का हार्मोन है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द किडनी। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, इसका एब्जॉर्प्शन कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है? देखिए आर्जिनिन हमें पता है एक अमीनो एसिड है, हार्मोन नहीं है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट थायराइड ग्लैंड होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स को टारगेट करता है, लेकिन ये कभी भी जोना ग्लोमेरुलोसा या जोना ग्लोमेरुलोसा को टारगेट नहीं करता है। जोना ग्लोमेरुलोसा से हमें पता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज़ होते हैं। मैं यहाँ पर एक बार आपको लिख देता हूँ, शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन बोली थी, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ। जोना ग्लोमेरुलोसा, क्या ख़ास बात है, ये एक तो आउटर मोस्ट है, दूसरा इससे निकलने वाले सीक्रेशंस ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये इस नाम से जाने जाते हैं। इसमें कोई एग्जाम्पल है क्या? तो एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरॉन। कौन एग्जाम्पल है? एल्डोस्टेरॉन। जोना फेसिकुलेटा, इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं। जोना रेटिकुलरिस से सेक्स कॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं। ACTH ग्लोमेरुलोसा को टारगेट नहीं करती है, बाकी ये फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस दोनों को अफेक्ट कर सकता है। तब सही ऑप्शन ADH के थ्रू वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों का एब्जॉर्प्शन किया जाता है, तब ऑप्शन C जो है वो करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए फिर से नेगेटिव पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है। तो इनकरेक्ट कैसे अपने को पहचानना है? देखो इनकरेक्ट, इफरेंट न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू पेरिफेरल टिश्यू। देखो क्या बोल रहे हैं इसमें, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसकी तरफ मैसेज लाना, ये काम होता है एफरेंट न्यूरॉन का। इससे मैसेज ले जाना, ये फंक्शन इफरेंट का है। तो देखिए इफरेंट न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू पेरिफेरल टिश्यू। कौन? इफरेंट CNS से, बिल्कुल सही लिखा है, पेरिफेरल टिश्यू तक। ग्रैन्युलर बॉडीज आर फाउंड इन साइटोन्स ऑफ न्यूरॉन, क्या कहलाती हैं? इन बॉडीज़ को नाम देते हैं निस्ल ग्रैन्यूल्स, निस्ल ग्रैन्यूल्स कहलाएंगे। यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैज़ ओनली वन डेंड्राइट। देखो अब यूनिपोलर की क्या ख़ास बात है? यूनिपोलर में ये तो रही सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस इसका, और ये यहाँ से एक एक्सॉन निकला, ये निकलने के बाद ये डिवाइड हो गया। तो देखिए आप यूनिपोलर न्यूरॉन, इसके अंदर एक एक्सॉन होता है जो फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मैसेज यहाँ से आता है, इधर जाता है, इधर चला जाता है। ड्यूरा मैटर किसके कांटेक्ट में है? क्रेनियम के, बिल्कुल ठीक है। एक बार C ऑप्शन को फिर से देख लेते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन हैज़ ओनली वन डेंड्राइट, नहीं,
एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर साइटोन को एक सिंगल ब्रांच से डिवाइड किया गया है। तो डेंड्राइट के अलावा एक्सॉन भी होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया यूनिपोलर न्यूरॉन के रिगार्डिंग। तब आंसर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 51, एट द स्टेज ऑफ जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल द एक्सोलेमाइज। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इम्पल्स ट्रांसमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तब इम्पल्स ट्रांसमिशन जब स्टार्ट नहीं हुआ है तो देखिए ये हम बात कर रहे हैं एक्सॉन की। एक्सॉन के अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म है, बाहर की तरफ ईसीएफ है। बाहर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, अंदर की तरफ ये अभी नेगेटिवली चार्ज्ड है। अब इम्पल्स ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले की ये स्टेज है। इस स्टेज को हम रेस्टिंग स्टेज नाम देते हैं। क्या कहलाएगी दोस्तों? ये रेस्टिंग स्टेज। तो ये रेस्टिंग स्टेज की कंडीशन है। तब बाहर और अंदर की तरफ जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करते हैं तो ये वैल्यू आती है -70 मिलीवोल्ट। इसे हम RMP नाम देते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पर इस वजह से प्रेजेंट है। तो देखिए बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव है, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन 100% करेक्ट है। नेगेटिव आउटसाइड कब होगी? जब डीपोलराइजेशन होगा। ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इनिशियली पॉजिटिव देन नेगेटिव, वो इम्पल्स ट्रांसमिशन के बाद होगी। अभी तो इम्पल्स ट्रांसमिशन स्टार्ट होने की स्टेज पर अपन इसको देख रहे हैं। अब ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग इसको याद रखना है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 50, रीड द स्टेटमेंट A to D। सुचर जॉइंट इज़ ए टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट बिटवीन क्रेनियल बोन्स। बिल्कुल ठीक है। सुचर्स इस तरह के जॉइंट्स होते हैं ना, इसमें दो क्रेनियल बोन्स, ये बिल्कुल स्टिच की तरह, जैसे ये एक बोन A, ये बोन B, और इन दोनों बोन्स के बीच में क्या हुआ है? कोलेजन फाइबर्स की फिलिंग कर दी गई है। तो ये जो कोलेजन है ये बीच बीच में भर दिया गया है। तो ये कोलेजन भरने की वजह से हम इन जॉइंट्स को फाइब्रस जॉइंट कह रहे हैं। तो सुचर्स क्रेनियल बोन्स के बीच में होते हैं। फाइब्रस जॉइंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें कोलेजन भरा होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस इन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बिल्कुल सही है। टेटनी रिजल्ट इन रैपिड स्पाज और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन नर्व, ठीक है, बिल्कुल सही है। एक्यूमुलेशन, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन को वैसे बोलेंगे। एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स अकर्स इन गाउट। तो देखो ये तो बिल्कुल सही है। इस स्टेटमेंट को हम देख रहे हैं कौन से? टेटनी जो है वो, टेटनी किसको बोल रहे हैं? ये प्रोलॉन्ग या सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन को बोल रहे हैं, ठीक है। तब एक ही स्टेटमेंट इसके अंदर रॉन्ग है, ऑप्शन C। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ डैश इज़ नोन एज सार्कोलेमा। तो देखिए मसल बहुत सारी सेल्स के बंडल्स का एक ग्रुप, फेसिकल्स, एक बंडल को हम मसल सेल के अंदर फेसिकल बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे क्या? नहीं, इसको भी नहीं बोलेंगे, इसको भी नहीं बोलेंगे। मायोफाइब्रल क्या है? ये अंदर की तरफ सार्कोमियर यूनिट्स हैं। तो मायोफाइबर क्या है? ये एक मसल सेल है। तो मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? सार्कोलेमा। तो बिल्कुल ठीक है ऑप्शन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, है ना, ये क्वेश्चन 2-3 बार पहले भी आ चुका है।
44 किस तरह का क्वेश्चन है इसको अपन देख रहे हैं। देखिए, द 4 स्केचेस ए बी सी डी गिवन बिलो रिप्रेजेंट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज which 3 are correctly identified in the options given along with its correct location and function। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये कॉलमनर एपिथेलियम है, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है, और ये वाला डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ये इसके अकॉर्डिंग हमें याद रखना है। अभी ये ऑप्शन आगे जब आएगी तो मैं इसमें बता दूंगा, वैसे जो मैंने लेबल किया उससे आंसर निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स स्ट्रक्चर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्सक्रीशन इन पेरीप्लेनेट अमेरिकाना, यूरिकोज ग्लैंड, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, फैट बॉडी। तो देखिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये तीनों एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। फैलिक ग्लैंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये मेल कॉकरोच की कैरेक्टरिस्टिक है। तो मेल कॉकरोच के पास फैलिक ग्लैंड होती है, तब आंसर डी जो है वो करेक्ट है। देखिए फिर से, फाइंड द नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग। कैंसर, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस डिजीज, कोकीन कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड, चरस binds to cannabinoid receptors of CNS and GI tract, smoking causes cancer of urinary bladder, hepatitis B sexually transmitted disease। देखिए आप, इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पहचानने हैं ना। तो इसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। तो देखिए इसमें 3 स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं, और बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एड्स के लिए डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, यहाँ पर ये लिखा है कैंसर के लिए, तो एक तो ये वाला रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाला। हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है क्या? हाँ, एसटीडीज़ है लेकिन क्योरेबल नहीं है। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, एक ये ऑप्शन थर्ड, ये भी हमें देखनी पड़ेगी। चरस कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स ऑफ सीएनएस एंड जीआई ट्रैक्ट, ये एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है। चलिए मैं इस क्वेश्चन पर वापस आता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 42 है। देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। ऑल द इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू। तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना ये एफएसएच की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एफएसएच सीक्रेट नहीं हो रहा है, और एंटी एफएसएच हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक ही ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी है? ऑप्शन डी। आफ्टर पार्टूरेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों रुकता है, तब ऑप्शन सी आ जाएगा। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों ब्लॉक है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से ये साइकिल ब्लॉक करती है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखें। रिड्यूसिंग शुगर्स, सारे मोनोसेकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं। डाइसेकेराइड्स में सुक्रोज को छोड़ दें तो बाकी सब रिड्यूसिंग है। तो मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स का मिक्सचर हमें ढूंढना पड़ेगा। पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो इन जनरल नॉन रिड्यूसिंग रहते हैं। तो देखिए ग्लूकोज हमें पता है मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज रिड्यूसिंग है, ये सही है। फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग, माल्टोज डाइसेकेराइड रिड्यूसिंग, गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड एंड रिड्यूसिंग, लैक्टोज डाइसेकेराइड एंड रिड्यूसिंग। बिल्कुल सही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब जहाँ पर भी सुक्रोज आ रहा है या पॉलीसेकेराइड आ रहा है वो अपने आप रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। रिड्यूसिंग शुगर के पास अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन का होना ज़रूरी है। देखिए एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा एवोल्यूशन का आ रहा है। ये मेरे पास पूरा है क्या? नहीं, ये भी पूरा नहीं है, तो अभी अपन इस पर डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 36, which one of the following pair of reproductive organs does not show homology between males and females? पेयर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो मेल और फीमेल में होमोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो ग्लांस पेनिस एंड क्लाइटोरिस बिल्कुल ठीक है, दोनों एक जैसी टिश्यू से मिलकर के बनी कैरेक्टरिस्टिक। स्क्रोटम लेबिया मेजोरा के साथ होमोलॉजी शो करता है, तो यहाँ हमें एक ऑप्शन तो मिल गई। बाकी भी देखें, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड एंड बार्थोलिन ग्लैंड, तो बल्बो यूरिथ्रल बार्थोलिन ग्लैंड बिल्कुल होमोलोगस। प्रोस्टेट और पैरा यूरिथ्रल बिल्कुल ठीक है। पैरा यूरिथ्रल को ग्लैंड्स ऑफ स्कैन भी कहते हैं। अब देखो आप, ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी इस पर क्वेश्चन है ना। होमोलॉजी कंपैरेटिवली एनसीईआरटी में नहीं है, होमोलॉजी कंपैरिजन एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी ये अच्छा क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो ये अपन ने नोट्स में लिखा है बहुत अच्छे से, आपको उसी में से ये इजी सा आंसर मिल जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 34 इसको देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, और उसमें से हमें करेक्ट पहचानना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th months ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल ठीक है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी इज कॉल्ड द अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको प्लेसेंटा बोलेंगे ना। थर्ड, एट प्यूबर्टी इन फीमेल बोथ ओवरीज कंटेन 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स। तो देखो आप, ये सिंगल ओवरी से रिलेटेड है, तब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन, एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और वो है फर्स्ट वाली। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट साइक्लोस्टोम्स? एनिमेलिया का ये क्वेश्चन है। पहला, ऑल लिविंग मेंबर्स आर एंडोपैरासाइट, नहीं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बेयरिंग 2 pairs ऑफ गिल स्लिट्स, इलोंगेटेड बॉडी है, 2 pairs ऑफ गिल स्लिट्स के साथ ये मौजूद है। ये भी नंबर ऑफ गिल स्लिट्स पेयर, उसको लेकर के ये रॉन्ग हो गया है ना। हमें पता है 5 to 16 या 4 to 16 इतने पेयर्स में गिल स्लिट्स मिलते हैं। दे हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, 6 to 15 पेयर्स गिल्स के हैं।
दे हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज, बिल्कुल ठीक है, इसलिए इनको जॉलेस फिश भी कहा जाता है। तब आंसर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा है साइक्लोस्टोमेटा के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक डायग्राम के थ्रू एक प्रैक्टिस दी गई है। यूट्रस के अंदर कुछ इंजेक्ट किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। द इंजेक्शन ऑफ ओवम एंड स्पर्म टू द फीमेल यूट्रस, इस डायग्राम में ये दिख रहा है क्या? नहीं। अगर यूट्रस में कुछ शिफ्ट किया जा रहा है तो जनरली वो एम्ब्रियो है जो इम्प्लांटेशन के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। द ब्लास्टोमियस इज ट्रांसफर टू द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, बिल्कुल ठीक है। अगर यूट्रस के अंदर शिफ्ट किया जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, तो 32 सेल्ड एम्ब्रियो इसी का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 32 ये हमें याद रखना है ना। 32 कितनी? 32 सेल्ड स्टेज एम्ब्रियो की यूट्रस में ट्रांसफ़र की जाती है। इसको नाम देते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो देखिए हमें यहाँ पर आंसर मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैज़ हाई रेट ऑफ फेलियर, सबसे ज़्यादा फेल होने के चांसेस किसके हैं? तो देखिए हमें नेचुरल मेथड्स जो हैं उन्हीं में से ये ऑप्शन मिलेगी। नेचुरल मेथड्स में 3 अलग अलग तरह के मेथड्स हैं। एक पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, दूसरा विड्रॉल मेथड जिसको कोइटस इंटरप्टस भी कहते हैं, और तीसरा लैक्टेशनल इम्यूनोरिया। तब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 28 डेज़, ये 14th डे ओवुलेशन का, ये 5th डे तक ये ब्लीडिंग फेज चलेगी यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ तक ये 10th डे, यहाँ तक ये 17th डे। ये वाला पीरियड यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी 10th से लेकर के ड्यूरेशन कौन सी, 10th से लेकर के 17th तक की ड्यूरेशन, इसे नाम देते हैं फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल पीरियड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये ड्यूरेशन 10 to 17 हो। एक एवरेज अपन बात कर रहे हैं, तब उसमें ये फिक्स है। इस वजह से इसके फेलियर के चांसेस सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इसमें क्या होता है, जो कपल होता है वो इस ड्यूरेशन को, फर्टाइल पीरियड को, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए अवॉइड करता है। तब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाएगा सेफ पीरियड। सेफ पीरियड की दूसरी ड्यूरेशन ये वाली है। इसे भी सेफ पीरियड बोलेंगे। तो ये सेफ पीरियड है। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इसमें सही, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, म्यूल कैसे बनता है? तो म्यूल इसमें मेल और फीमेल ये कौन लिए गए हैं उस पर ये डिपेंड करेगा म्यूल कैसे बनता है, ठीक है। देखिए मेल इसके अंदर डोंकी लिया गया है, फीमेल हॉर्स ली गई है, तो फीमेल हॉर्स, तब इससे बनेगा म्यूल। इसी तरह से देखिए अगर मेल हॉर्स लिया गया है, ये तो पहली ऑप्शन है, मेल
हॉर्स है और फीमेल डोंकी है, तब ये जो बनेगा इसे नाम देंगे हिनी। तो डोंकी और हॉर्स उसके अंदर ये। तो अब देखिए इसमें आंसर कौन सा आ रहा है। म्यूल के लिए मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स बिल्कुल सही है, तब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हमें कॉलम को मैच करवाना है। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन और क्रो-मैग्नन मैन। फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग होमिनिड buried their dead with flowers, brain size around 900 cc, excellent cave paintings। देखो अब इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात, ये टर्म कौन सी, क्रो-मैग्नन मैन, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पर आ गई है। क्रो-मैग्नन मैन केव ड्वेलर्स थे और ब्यूटीफुल पेंटिंग इन्हीं के नाम पर है, जो करीब करीब 18,000 ईयर ओल्ड या उससे भी पुरानी है। तो इनको पेंटर मैन के नाम से भी जानते हैं। तो डी के साथ 4 3 जगह पर मैच कर रहा है। अब देखिए होमो हैबिलिस ए के साथ 1 और डी के साथ 4, तब ये होमो हैबिलिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड है। बी को देख लेते हैं, बी किसके साथ मैच कर रहा है, होमो इरेक्टस, ब्रेन साइज 900 सीसी। तो बिल्कुल ठीक है, ये इसके साथ सही मैच कर रहा है, इस वजह से यही आंसर हो गया। ब्रेन के साइज जो है वो 900 सीसी है। इससे पहले होमो हैबिलिस था, उसका 650 to 700 सीसी, 800 सीसी तक उसका आंसर है। तो देखिए सही आंसर इसमें फिर डी हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रू सीलोमेट विथ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रू सीलोमेट है ना। ट्रिप्लोब्लास्टिक एक तो पहचानना है और फिर सीलोमेट पहचानना है, प्लस ओपन सर्कुलेशन की बात करनी है। तो देखिए ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और ट्रू सीलोम, ये फर्स्ट टाइम ये कंडीशन एनेलिडा में स्टार्ट हुई है, लेकिन एनेलिडा में तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तब एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, उसके अंदर ये कंडीशन है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद पाइला में भी यही कंडीशन है, मोलस्का में, है ना। तो हमें कौन मिल रहा है, एक तो हमें ध्यान रखना है इसमें आर्थ्रोपोडा मिल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मोलस्क भी मिल रहे हैं, मोलस्का में हमें पाइला मिल रहा है, यूनियो इसी कंडीशन को लिए प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमें पहचानना है। तो कॉकरोच और लीच आर्थ्रोपोडा में आ गए, बिल्कुल ठीक है। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आ गया, मोलस्का में पाइला आ गया, ओपन सर्कुलेशन हमें पहचानना है। पहली ऑप्शन देखें, अर्थवॉर्म क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हमें यहाँ पर पहचानना है ओपन, तो ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ ये भी नहीं आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, कॉकरोच ये करेक्ट है, ऑक्टोपस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, लीच क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
मॉस्किटो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, फेरिटिमा यानी अर्थवर्म क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, लीच, कॉकरोच पायला, लीच यहाँ पर थोड़ी ऑप्शन गलत हो गई, फिर भी देखिए दो लगातार करेक्ट हैं तो ये अकेली डी ऑप्शन है, इसलिए अपन इसको मार्क कर रहे हैं। एनेलिडा में क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख रहे हैं। 3 of the following statements about enzymes are correct and 1 is wrong. Wrong को पहचानना है कौन सा है। Higher temperature destroys enzymatic activity because proteins are denatured by heat. बिल्कुल ठीक है। Enzymes are denatured at high temperature, but in certain exceptional organisms, the effective even at temperature 80 to 90. बिल्कुल सही है। Enzymes lower the activation energy and hasten the enzyme catalyze reaction. बिल्कुल ठीक है। Most of the enzymes are active intracellular only and gets inactivated under extracellular condition. नहीं, एंजाइम तो टेस्ट ट्यूब में भी काम करते हैं, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, तब ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वायरसेस आर स्मॉलर इन साइज रेंजिंग फ्रॉम 20 to 400 नैनोमीटर एंड बैक्टीरिया इज लार्जर इन साइज अराउंड 1000 नैनोमीटर। ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम 20 बिलियन ईयर्स अगो, गलत हो गया। फाउंडर इफेक्ट ऑपरेट्स इन ए लार्ज पॉपुलेशन एंड जीन फ्लो ऑपरेट्स इन ए स्मॉल पॉपुलेशन, ये भी गलत हो गया। काउंटेबल पॉपुलेशन होनी चाहिए फाउंडर इफेक्ट के लिए। डीप वेन्स आर लोकेटेड, जब डीप लिखा है तो सरफेस पर नहीं हो सकती, ये डीप ही होंगे, तब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लेफ्ट एंड पर हमेशा एन टर्मिनस होता है, राइट एंड पर हमेशा सी टर्मिनस होता है। तो ये अकेली ऑप्शन इसके अंदर फर्स्ट जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग connotations are not true about the special creation theory of the origin of life? All living organisms that we see today were created as such. बिल्कुल ठीक है, ये इस थ्योरी के अंदर बताया गया है। द अर्थ इज़ अबाउट 4000 ईयर ओल्ड, बिल्कुल ठीक है। देयर हैज़ बीन ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, नहीं, इतना नहीं बोला गया है। डाइवर्सिटी इज एज सच एज इट वॉज प्रेजेंट इन द ओरिजिन और इन द बिगिनिंग, तो ये भी सही है। तो एक ऑप्शन इसमें नहीं आ रही है, मैच नहीं कर रही है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी से, और वो है सी। तो इसलिए सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइडेंटिफाई द लेबलिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इन द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देखिए ये एक सिग्मॉइड कर्व है। पहली ऑप्शन क्या बोल रही है, बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिफ़िकल्ट टू बाइंड, बिल्कुल सही है। बाइंडिंग ऑफ थर्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ईजी टू बाइंड। फिर बाइंडिंग ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वेरी डिफ़िकल्ट टू बाइंड। देखो आप, ये तो सही है, ये भी करेक्ट है, ये वेरी डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट है। बी ऑप्शन बाइंडिंग ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इजी टू बाइंड, बाइंडिंग ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन ऑफ मॉलिक्यूल इजी टू बाइंड। क्वेश्चन देखते हैं, भी पूरा आएगा मेरे पास।
व्हाट इज़ द नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 12 आ रहे हैं, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच द पामिटिक एसिड एंड एरेकिडोनिक एसिड कंटेन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। तो दो फैटी एसिड्स हैं, एक पामिटिक एसिड और दूसरा एरेकिडोनिक एसिड। इसमें हमें कार्बन नंबर बताने हैं। तो देखिए पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, बिल्कुल सही है, और एरेकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन एटम और 4 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। पामिटिक एसिड सैचुरेटेड है, इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड इनटू ट्रिप्सिन बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज secreted by intestinal glands. Choose the correct option X and Y. दोस्तों इसमें एक ही ऑप्शन है जो मैंने बोला, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स जो होती हैं वो म्यूकोसल ग्लैंड्स के नाम से भी जानी जाती हैं। तब ऑप्शन सी जो है वो इसमें पूरी तरह से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ ह्यूमन किडनी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स कौन से होते हैं? देखिए याद रखना है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेफ्रॉन ये कहलाते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन। ये मोस्ट कॉमन होते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन्स। कितने परसेंट होते हैं? ये 85% होते हैं। बाकी मेडुलरी नेफ्रॉन ये कितने होते हैं? ये जस्ट 15% होते हैं। इन्हें हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन इस नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, दे आर स्मॉल साइज लेस कॉइल्ड विथ मेजर पार्ट प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। ये तो पूरा ही रॉन्ग हो गया। अच्छा, हमें रॉन्ग ही पहचानना है। तो देखिए वैसे तो आंसर यही लग रहा है, बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। दे हैव शॉर्ट लेंथ ऑफ लूप ऑफ हैंडले, ठीक है ये। दे डू नॉट हैव मेजर रोल टू फॉर्म काउंटर करंट मैकेनिज्म, इनको ज़रूरत ही नहीं है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर दे हैव नो हाईली रिड्यूस्ड वासा रेक्टा, ठीक है बिल्कुल। तब ऑप्शन ए इसके अंदर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सेलेक्ट नॉट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए आप दो नेगेटिव हो गए तो पॉजिटिव हो गया। नॉट इनकरेक्ट का मतलब हमें करेक्ट पहचानना है। डिप्लोटीन स्टेज इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। नॉट रिकॉग्नाइज है, तो रिकॉग्नाइज ही की जाती है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कंटेन रिकॉम्बिनेज, बिल्कुल ठीक है। इन एनाफेज सेकेंड सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर्स। फिर देखिए थर्ड वाली फिर से गलत हो गई। इसमें सेंट्रोमियर जो होता है वो अलग होता है। फर्स्ट के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है एनाफेज फर्स्ट में। इंटरकाइनेसिस इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, ठीक है बिल्कुल। तब ऑप्शन डी जो है वो, इसको हमें देखना है। ये फर्स्ट एंड थर्ड, नॉट इनकरेक्ट जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड है, बिल्कुल ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस हमें देखना है। वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर विच आर थिन एंड कोलैप्सिबल, whereas arteries consist of 3 distinct layers which are rigid, thicker and highly muscular.
बिल्कुल ठीक है। इसी वजह से आर्टरीज़ का ल्यूमेन छोटा होता है, वेन्स का ल्यूमेन बड़ा होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। दोनों में 3-3 लेयर्स होती हैं, बस थिकनिंग जो है वो मिडल लेयर की वेन्स में पतली होती है, कम होती है, और आर्टरीज़ में ये थिकनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तब करेक्ट ऑप्शन बी है। तो दोस्तों आज हमने ये एनटी अभ्यास टेस्ट नंबर 53 इसको डिस्कस किया।